हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी व्याकरण को लेकर उपस्थित हूँ। तो हिंदी व्याकरण में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य। वाक्य को पढ़ने से पहले हमें जानना है वर्ण के बारे में, हमें जानना है शब्द के बारे में। तो वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं, इसे जानने से पहले आपको वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार हैं या शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, कितने शब्दों के कितने भेद को हम लोग पढ़ते हैं, इसे भी आपको जानना चाहिए। क्योंकि वर्ण और शब्द के जानकारी के बिना आप वाक्य नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने वर्ण से संबंधित और शब्द से संबंधित कुछ वीडियो अपने चैनल पर अपलोड बहुत पहले ही किया है। मैंने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण को भी पढ़ाया है और शब्द को भी पढ़ाया है। यदि आपने उस वीडियो को देखा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, और जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, क्योंकि वहाँ पर मैंने इन सारे वीडियो का लिंक दे दिया है। इसके साथ ही साथ मैं आप सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि हिंदी व्याकरण को पढ़ने से पहले आप एक व्याकरण की अच्छी पुस्तक अपने पास अवश्य रखें। एक व्याकरण की पुस्तक प्रत्येक विद्यार्थी के पास होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो भी पढ़ाते हैं आपको, वे किसी न किसी हिंदी व्याकरण को आधार बना करके ही पढ़ाते हैं। तो इसलिए आप सबके पास एक हिंदी व्याकरण की पुस्तक अवश्य होनी चाहिए। तो वाक्य पढ़ने के क्रम में आज हम सब क्या पढ़ेंगे, मैं उसकी एक सूची आप लोगों को देती हूँ। पहला, वर्ण किसे कहते हैं। दूसरा, शब्द किसे कहते हैं। तीसरा, शब्द और पद क्या है। चौथा, वाक्य के कुछ बिंदु यानी पॉइंट। पांचवा, वाक्य के धर्म। और छठा, वाक्य संरचना। तो इसे आप हमेशा याद रखें, क्योंकि मैं इसे बारी बारी से आप लोगों को समझाऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण जो है वह भाषा की एक इकाई है। इसे ध्वनि भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर यानी जिसका क्षर यानी विनाश ना हो, यानी इसका खंड नहीं किया जा सकता है। यह भाषा की मूल ध्वनि है। तो चलिए देखते हैं कि वर्ण की परिभाषा क्या है। देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, जैसे अ, आ, क, ख, यानी स्वर और व्यंजन। तो आप जब हिंदी भाषा को सीखते हैं तो सबसे पहले क्या सीखते हैं, वर्ण सीखते हैं। आ, आ, हर्षई दीर्घई ये सीखते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा यह सीखते हैं। तो यही है वर्ण। अब प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों को मिलाकर के ही शब्द बनता है, लेकिन उसका एक अर्थ होना चाहिए। यदि उसका कोई अर्थ नहीं है तो उसे हम लोग निरर्थक कहेंगे। तो वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। तो सार्थक जब है यानी उसका एक अर्थ है, तो शब्द की आप क्या परिभाषा लिखेंगे, चलिए देखते हैं। शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जैसे कलम, लड़का इत्यादि। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये व्यंजन है क, ल, म। जैसे यहाँ लड़का, ल, ड़, क में आ की मात्रा, तो ये क्या हो गया, लड़का। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये व्यंजन है, तो क के साथ क्या है, अ भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो शब्द और पद क्या हैं, तो जब तक शब्द स्वतंत्र है यानी उनका प्रयोग वाक्य में नहीं हुआ है, तब तक वे शब्द कहलाते हैं। लेकिन उसी शब्द का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। जैसे कि कलम, कलम एक शब्द है,
लेकिन जब आप कलम शब्द का प्रयोग इस रूप में करते हैं कि मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ पर कलम क्या बन गया? पद बन गया। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप से सिर्फ आपको यह बतलाया कि वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। तो आपने देखा कि वर्ण भाषा की मूल ध्वनि है और वर्णों को मिलाकर के ही क्या बना? शब्द बना। तो अब आगे चलते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। देखिए, जब विभिन्न प्रकार के सार्थक शब्दों को आप मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? एक वाक्य बन जाता है। जैसे आप यह कहते हैं कि मैं विद्यालय जाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए 4 शब्द हैं। मैं विद्यालय जाता हूँ। इन चारों शब्दों को जब मिलाया गया और एक अर्थ निकला तो किस रूप में परिणत हो गया? वाक्य के रूप में परिणत हो गया। हम सब जो आपस में बातचीत कर रहे हैं ये तो वाक्य ही है। वाक्य का प्रयोग करते हैं हम सभी। तो वाक्य किसे कहते हैं इसकी भी परिभाषा देख लें। सार्थक शब्दों के जिस समूह से कोई तात्पर्य स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाए उसे वाक्य कहते हैं। तो तात्पर्य मतलब अर्थ, यानी सार्थक शब्दों का एक समूह है। यानी सार्थक यानी अर्थ जिसमें निहित हो, ऐसे शब्दों का समूह जिससे एक अर्थ स्पष्ट होता है उसे ही हम वाक्य कहते हैं। विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक इसी तरह से एक और परिभाषा दी गई है वाक्य के संबंध में कि विचारों को प्रकट करने वाले शब्द समूह, यानी आपके मन में, सभी के मन में जो विचार हैं, यानी हम जो बात कहना चाहते हैं उन बातों को कहने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द समूह को ही वाक्य कहते हैं। तो यानी अपने विचार को जब प्रकट करना चाह रहे हैं तो उसका एक अर्थ है। तो उदाहरण देखते हैं। जैसे सूर्य पूरब में उदय होता है, राम आम खाता है। जब आप शब्दों को एक सही ढंग से लिखते हैं, सही क्रम में लिखते हैं तो उसका एक निश्चित अर्थ पता चलता है और इसे ही वाक्य कहते हैं। यहाँ अगर शब्द को आगे पीछे करके लिख दिया जाए तो वह वाक्य नहीं होगा, क्योंकि उसका अर्थ आपके समक्ष सही रूप से स्पष्ट नहीं होगा। तो एक वाक्य के कौन कौन से बिंदु होते हैं इसे भी आप समझ लें, क्योंकि जब आप वाक्य को समझ रहे हैं तो इसे भी जान लेना आवश्यक है। तो एक वाक्य में हम सब क्या देखते हैं? वाक्य की रचना शब्दों यानी पदों के योग से होती है। यानी एक वाक्य जब हम लोग रचना करते हैं, एक वाक्य लिखते हैं, तो उनमें हम क्या देखते हैं? शब्द देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में एक पद लिखा है, यानी जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में होता है तो वो शब्द फिर शब्द नहीं क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। शब्द किसे कहते हैं इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो वहाँ पर मैंने शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, इसे अच्छी तरह से समझा दिया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके बाद है वाक्य अपने आप में पूर्ण व स्वतंत्र होता है। यानी जब आप कुछ कहते हैं, कोई वाक्य कहते हैं, तो वह कैसा होगा? एक पूरा वाक्य होगा, पूर्ण होगा और स्वतंत्र होगा। इसके बाद वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में समर्थ होता है। यानी आप जब किसी वाक्य को कहते हैं तो वह वाक्य किसी भाव को व्यक्त करता है, किसी विचार को व्यक्त करता है। इसलिए कहा गया है कि वाक्य जो है किसी न किसी भाव या विचार को प्रकट करने में पूर्ण समर्थ होता है। अगला देखिए, वाक्य में कर्ता पद एवं समापिका क्रिया, इन 2 पदों का होना आवश्यक है। यानी एक वाक्य में एक कर्ता और एक समापिका क्रिया अवश्य होगी। कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि कर्ता पद नहीं भी होते हैं तो वाक्य जो है अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है। देखिए, परंतु कभी कभी 2 पदों में एक के न रहने पर भी अर्थ की अनुभूति होती है। जैसे उदाहरण से समझिए, घर जाता हूँ। यदि कोई व्यक्ति यह बात कहता है कि घर जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं जो है अनुपस्थित है, फिर भी अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति यह कह रहा है वही घर जाएगा। तो ऐसा देखा गया है कि कभी कभी एक पद ना भी हो तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अब जो अगला पॉइंट है वह है वाक्य के धर्म। देखिए, वाक्य के धर्म।
वाक्यों में पदों की स्थिति, क्रम एवं पारस्परिक संपर्क 3 नीतियों पर आश्रित होती है। यानी आप जब एक वाक्य लिखते हैं तो वह 3 नीति पर आश्रित है। तो ये 3 नीति कौन कौन सी है, उसका नाम देखें। योग्यता, आसक्ति, आकांक्षा। तो योग्यता क्या है? देखिए, योग्यता इसका अर्थ है क्षमता, अर्थात पदों के अर्थबोध का सामर्थ्य। यानी किसी भी वाक्य में हम जिन शब्दों का, जिन पदों का प्रयोग कर रहे हैं उसमें एक अर्थबोध होना चाहिए, उसका एक अर्थ होना चाहिए। देखिए, वाक्य में पदों को इस तरह से सजाना चाहिए जिससे भाव प्रकाशन, अर्थबोध स्पष्ट हो। यानी जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो वह जो वाक्य का प्रयोग कर रहा है उस वाक्य के प्रयोग में उसे क्या करना चाहिए, शब्दों को या पदों को इस तरह से सजाना चाहिए कि उसका एक अर्थ स्पष्ट हो। यह नहीं कि शब्दों को आगे पीछे करके हमने अर्थ का अनर्थ बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो कहना चाह रहे हैं, आप जिन पदों का प्रयोग करना चाहते हैं उन पदों को एक क्रम से सजा करके ही सामने वाले से कुछ कहें। इस प्रकार जब अपने भाव, विचारों को वाक्य के रूप में सामने वाले के समक्ष प्रकट करेंगे, कहेंगे, तो उसका सही अर्थ निकलेगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जैसे मैं पेड़ पौधों को जल से सींचता हूँ, यह एक सही वाक्य है, इसका एक अर्थ स्पष्ट हो रहा है। लेकिन यदि आप यह बात कहें कि मैं पेड़ पौधों को जल के स्थान पर आग से सींचता हूँ, तो क्या सही अर्थ निकल कर आएगा? सही अर्थ नहीं निकलेगा। तो आप जो भी कहें वहाँ पर उसके अनुरूप सही सटीक शब्द का प्रयोग करें, तभी उसका अर्थ निकल कर बाहर आएगा। देखिए, दूसरा है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। एक पद को सुनने के बाद दूसरे पद को सुनने की उत्कंठा को आकांक्षा कहते हैं। यानी आप जो बात कह रहे हैं उस बात को सुनने वाला जो व्यक्ति है वह आपके कुछ शब्दों को सुनकर ही यह इच्छा व्यक्त करे, उसके मन में यह आकांक्षा उत्पन्न हो कि आप अगली बात क्या कहें, तभी उस वाक्य का सही अर्थ माना जाएगा। बात जो है पूर्ण होनी चाहिए, कोई भी वाक्य पूर्ण होनी चाहिए। पूर्ण वाक्य यदि आप किसी के समक्ष कहते हैं तो सामने वाला उस वाक्य के अर्थ को नहीं समझ पाएगा। उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जैसे आपने यदि यह कहा कि जो अध्ययन की अवहेलना करते हैं, आपने सिर्फ इतनी सी बात कही कि जो अध्ययन की अवहेलना करते हैं, तो सामने वाला जो है इस बात को सुनकर क्या सोचेगा कि आप इसके बाद भी कुछ कहना चाहेंगे। तो जब आप इस तरह का वाक्य कहते हैं कि जो अध्ययन की अवहेलना करते हैं उनका जीवन निष्फल हो जाता है, तब आपका वाक्य क्या है, पूर्ण हो गया। यानी किसी भी वाक्य को जब आप कह रहे हैं तो उस वाक्य को कहने पर सामने वाले के हृदय में एक आकांक्षा उत्पन्न होती है कि इसके बाद आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। तो ऐसे वाक्यों का महत्व होता है। तो ये क्या है, वाक्य के धर्म। अब तीसरा धर्म क्या है? देखिए, तीसरा है आसक्ति। इसका अर्थ होता है निकटता। वाक्य का संपूर्ण अर्थ पाने के लिए वाक्य में पदों को एक नियम के अनुरूप सजाकर रखना पड़ता है। यानी आप एक वाक्य कह रहे हैं, उस वाक्य को जब आप कह रहे हों तो उसमें जो शब्द का प्रयोग हो रहा है, पद का प्रयोग हो रहा है, उसे आपको क्या है, एक क्रम में सजाकर रखना पड़ता है। यदि आप उन शब्दों को क्रम में सजाकर नहीं रखते हैं तो क्या होता है, अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। जैसे एक सही वाक्य क्या है? देखिए, माँ अपने हाथों से सबको खाना देगी। जब यह बात आप कहते हैं तो अर्थ स्पष्ट है। अब एक उदाहरण देखिए जहाँ पर वाक्य के शब्द या पद जो हैं वो सही क्रम में नहीं है। भारत देश है प्रजातांत्रिक। यदि आप इस तरह से कोई वाक्य लिखते हैं तो वो सही नहीं माना जाएगा। तो आपको कैसे लिखना है? देखिए, आपको लिखना होगा भारत प्रजातांत्रिक देश है।
जब आप इस तरह से लिखते हैं तो उस वाक्य का जो है अर्थ स्पष्ट होता है। तो वाक्य के 3 धर्म हो गए, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति। वाक्य के धर्म को जानने के बाद अब जो जरूरी चीज़ है जो आपको जानना चाहिए वह है वाक्य संरचना। तो किसी भी सरल वाक्य को जानने के लिए इसे 2 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। तो किसी भी वाक्य को अगर आपको जानना है, उसे समझना है, तो उसे हम 2 भागों में बांटेंगे और उनके नाम क्या हैं देखिए। पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। तो जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है वो कर्ता, उसे उद्देश्य कहते हैं। और जो कुछ कहा जाता है यानी उद्देश्य के बारे में यानी कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वही कहलाता है विधेय। तो अब इसकी परिभाषा एक बार अच्छी तरह से देख लें। देखिए, उद्देश्य वाक्य का वह हिस्सा या खंड जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय वाक्य का वह हिस्सा या खंड जिसमें उद्देश्य के बारे में कुछ कहा गया होता है उसे विधेय कहते हैं। तो इसे भी एक उदाहरण से समझ लें। जैसे यहाँ देखिए, सुधीर दौड़ता है, वह पढ़ता है, सभी दूरगामिनी गाड़ियाँ एक एक करके रवाना हो गई। तो यहाँ पर जो वाक्य है, इस वाक्य में सुधीर क्या है? कर्ता यानी उद्देश्य, और दौड़ता है विधेय। वह कर्ता होने के कारण उद्देश्य कहलाया और पढ़ता है ये विधेय। यहाँ देखिए, सभी दूरगामिनी गाड़ियाँ, तो यहाँ पर क्या है? कर्ता का विस्तार है, इसलिए ये उद्देश्य है। सभी दूरगामिनी गाड़ियाँ, ये हो गया उद्देश्य, और एक एक करके रवाना हो गई, ये हो गए विधेय। तो आज के वीडियो में वाक्य जानने के क्रम में हमने क्या क्या पढ़ा? वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, शब्द और पद क्या हैं, वाक्य के कुछ मुख्य बिंदु क्या हैं, वाक्य के धर्म क्या हैं, और वाक्य संरचना। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगी। वाक्य के कितने भेद होते हैं, एक अर्थ की दृष्टि से, दूसरा रचना की दृष्टि से। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर तो जरूर करें। तो आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, जहां पर मैं वाक्य के भेद को लेकर उपस्थित रहूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।